जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हम मुझे टॉपिक करना है डिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे डिपेंडेंट इवेंट्स की बात आ जाती है, साथ ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टॉपिक्स हैं काइंड ऑफ। डिपेंडेंट इवेंट्स जैसे कल हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस किया था, उसका अपोजिट ही है कि जहाँ पे इवेंट्स एक इवेंट की जो रिजल्ट है वो दूसरे इवेंट को इफेक्ट कर रहा हो, तो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट है, उसने स्कूल जाना है। उसके स्कूल जाने की जो आउटकम है वो डिपेंड कर रहा है कि क्या वो हेल्दी होगा या सिक होगा। अगर तो वो हेल्दी होने के चांसेस फॉर इंस्टेंस 0.6 है और सिक होने के चांसेस 0.4 है। हेल्दी होने के बाद उसके स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी और सिक होने के बाद उसके स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। सिमिलरली हेल्दी होने के बाद स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी और सिक होने के बाद उसके स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। तो ये जो स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी है, स्कूल जाने का जो आउटकम है, दैट डिपेंड्स ऑन हिज हेल्थ। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों क्या होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। एक एग्जांपल है कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। सो इसमें आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि गिवन। अब गिवन किस तरह से होता है कि आपको कहा जाता है कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूल स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल गिवन दैट ही इज सिक। मे बी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल गिवन दैट ही इज हेल्दी। तो ये गिवन दैट साथ आ जाता है कि पहले वो इवेंट हो चुका है फिर ये होगा। एक और एग्जांपल इसकी ये है कि पांच आपके पास ये बॉक्स है जिसके अंदर रेड बॉल्स हैं, यहाँ पे कौन से किसी और कलर की बॉल्स हैं, तो ग्रीन बॉल्स हैं कॉन्सन्स। तो इसमें बेसिकली आप इस तरह से डिस्कस करते हैं कि पहले आपने रेड बॉल पिक कर ली और उसको वापस नहीं रखा। तो अब जो नेक्स्ट वाली बॉल हम पिक करेंगे, फॉर इंस्टेंस जो नेक्स्ट वाली बॉल हम पिक करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास रेड कलर की बॉल्स कम हो गई और टोटल बॉल्स भी कम हो गई। तो पहला इवेंट होने के बाद फिर दूसरा हो रहा है। अच्छा, you call to make an appointment with the dentist and you select an appointment time. Your friend then calls the same dentist and selects an appointment that is available. अब आपके फ्रेंड ने पहले टाइम चूज कर लिया, अब आप वो टाइम नहीं चूज कर सकते, आपको डिफरेंट टाइम में मिलेगा। A fund at a fundraising ticket event, a ticket is drawn, the ticket is awarded second prize and taped on the gift, your ticket is still on in the draw. तो obviously जो भी टिकट आपको मिलेगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि पहले वाले को क्या मिल चुका है। मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग एंड नॉट रिटर्न विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस में आपको बता दें। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा है कि जो हमने काफी दफा यूज करना होगा। इसमें इंटरसेक्शन का केस लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये प्रोबेबिलिटी जब हमने फाइंड करनी होती है, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में क्या आता है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके भी इसने डिस्कस किया हुआ है कि चेंज करके किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। सो फॉर इंस्टेंस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर हमें डिस्कस करनी हो तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम दोनों तरफ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये भी लिखा जा सकता है या फिर हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अच्छा, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसमें मल्टीपल मेथड्स हम यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे हम ट्री डायग्राम यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे वन डायग्राम यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे जो कि इसका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, हम वो यूज़ कर रहे होंगे। सो मल्टीपल वेज के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। Computer manufacturer knows that in a box of 100 chips, 4 will be defective. Defective David will draw 2 chips at random from a box of 100. What is the probability that both chips will be defective? So हमारे पास जो डिफेक्टिव होने की चांसेस हैं, बैड कर लें या डिफेक्टिव कर लें, तो वो होगा 4/100। और गुड कंडीशन में आने की चांसेस क्या हैं,
वो है 96/100। फर्स्ट चिप की गुड। सेकंड चिप सेकंड चिप ऑब्वियसली इसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इसमें सॉरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, कम नहीं होगी, चेंज हो जाएगी 3/99। और गुड आने के चांसेस क्या है यहाँ पे, वो हो जाएंगे 96/99, क्योंकि टोटल कम हो गई है बट गुड वाली अभी कम नहीं है। यहाँ पे बैड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/99, और यहाँ पे होगा 95/99। both will be defective both will be defective, both bad, वो ये वाला केस है। both is equal to 4/100 multiply with 3/99, so 125 3 11, so 1/25 multiplied by 11। Next question, find the probability to the nearest thousands of drawing two cards from a deck of 52 playing cards, obtaining spades both times. First card is not replaced, second draw replacement नहीं हुई तो probability change होगी। So spades both time आने चाहिए, तो probability of both spades is equal to हो जाएगा 4 और 13 over 52 multiply with 12 over 51। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे 1/4 और ये 3/17 बन जाता है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 17। आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, कैलकुलेशन में ये 4 आता है, वो 3/17 यहाँ पे 4 आ जाता है, 4 4 कैंसिल हो जाता है, 1/17 आंसर आ जाता है। Find the probability to raise thousands of obtaining ace both times। तो इसमें भी सिंपल हमने जो गिवन वाली प्रोबेबिलिटी जो है उसको माइनस करते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एसेस ये हो जाएगा 4/52, 3/51। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा 1/13, सेकंड वाला आ जाएगा 1/17। यहाँ पे हम वेन डायग्राम को यूज करेंगे। Akesh asks Rinka to choose a number between 1 and 40, then say one fact about the number. Lisa said the number that number 2 is multiple of 6. Determine the probability that the number is also multiple of 4 using the method. फिर अच्छा में अगर वन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, टोटल नंबर्स हैं 1 से लेके 40 तक। अगर सेपरेटली पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिख लें, 6 के मल्टीपल्स, यस 6 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 6 12 18 24 30 36, और 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। तो इसमें कॉमन आ रहे हैं कुछ एलिमेंट्स, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, 36 कॉमन है। अब हमें इनकी वेन डायग्राम बनानी है तो वहाँ पर हमें कॉमन एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना है।
ये 6 के मल्टीपल्स हैं, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो इनके में कॉमन एलिमेंट्स हैं 12, 24, 36। 6 के बाकी कौन कौन से हैं? 6, 18, 30। और यहाँ पे आ जाता है 4, 8, 12। 12 उधर आ गया, 16, 20, 28, 32 एंड 40। बाकी जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 उधर चला गया, 9, 10। और ये सारे बाकी एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि ऑलरेडी 6, ये बेसिकली क्या होगा? Probability of choosing 4 given 6 is already chosen. Probability of choosing 4 given that 6 has already chosen. So equal to the probability of 4 intersection 6 divided by probability of 6 के 6 के अंदर कितने 6 और 4 के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? So probability of 4 intersection 6, कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है, 3 divided by 40। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी, 6 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 40। इनको डिवाइड करेंगे, ये हो जाता है 3 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई विद 40 डिवाइडेड बाई 6। तो 40 40 कैंसिल हो जाता है, 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। Nicole is the coach of an ultimate team based on the team record. It has a 70% chance of winning on a calm day, 60% chance of winning on a windy day. Tomorrow there is a 30% chance of high winds and there are no ties in ultimate this way. What is the probability that team Nicole's team will win tomorrow? So सबसे पहले वेदर की बात करते हैं। वेदर हाई विंड्स की चांसेस क्या है? 0.3 प्रोबेबिलिटी है। और ऑब्वियसली नॉट की फिर क्या हो जाएगा? 0.7। अगर हाई विंड्स हों तो फिर विन की प्रोबेबिलिटी है 0.6। और अगर उसके साथ नॉट विन की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी? 0.4। और अगर काम डे है तो उसमें विन की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और इसके साथ नॉट विन की प्रोबेबिलिटी है 0.3। What is the probability that Nicole's team will win tomorrow? हमने सिर्फ विन को देखना है। तो विन किस किस केस में आ रहा है? विन यहाँ पे आ रहा है और विन यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे पास दो केसेस हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी विन विथ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैवी विंड्स इंटरसेक्शन विथ विन। सो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 0.6 मल्टीप्लाई विद 0.3 और ये हो जाता है 0.7 मल्टीप्लाई विद 0.7, 0.18 और ये 0.49, 0.67 हो जाता है।
Test part type 2 diabetes measures the blood glucose level after 8 hours of fasting. Blood glucose above normal is considered a positive, and anything else is the negative. The test is 85% accurate and 2% of the world's population actually has diabetes. Um, 85% accurate है तो obviously 0.15% क्या होगा, 15% जो है वो inaccurate होगा. 2% people में हमारे पास एक्चुअली डायबिटीज़ है. तो सबसे पहले डायबिटीज़ को देखते हैं कि कितने परसेंट लोगों में है, तो 0.02 प्रोबेबिलिटी है. एंड नॉट डायबिटीज़ वो हो जाएगा 1 माइनस 0.02, सही हो जाता है 0.98. और अगर उनका टेस्ट किया जाए तो 85% एक्यूरेट आता है, एक्यूरेसी. पॉजिटिव आने की चांसेस हमें मेंशन है 0.85, और ऑब्वियसली फिर नेगेटिव आने के चांसेस क्या होंगे 0.15. नॉट डायबिटीज में भी फिर इसी तरह से 0.85 और नेगेटिव के लिए 0.15. अब सबसे पहले हम इनके इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट नेगेटिव टेस्ट पॉजिटिव वाले गिवन में यूज़ करनी है, तो हम इनकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस के साथ लिंक कर रही हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव के साथ बाकी दो इवेंट्स लिंक्ड हैं. एक होता है एक है यहाँ पे डीपी मतलब डायबिटीज और पॉजिटिव, और दूसरा है नॉन डायबिटीज एंड पॉजिटिव. उन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीपी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनडीपी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीपी 0.02 मल्टीप्लाई विथ 0.85, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 0.85 मल्टीप्लाई विथ 0.98. सॉरी सॉरी, ये तो वही आंसर आ जाता है. हमने इंटरसेक्शन को जाके देखना है. अच्छा, वन बाई वन हम क्वेश्चंस को देखते हैं. पार्ट ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज एंड पॉजिटिव गिवन पॉजिटिव. डायबिटीज एंड गिवन पॉजिटिव, सो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज इंटरसेक्शन गिवन इंटरसेक्शन पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव. सो डी इंटरसेक्शन पी क्या हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई विथ 0.85 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.8. सॉरी, इसमें डिनोमिनेटर में हमें चेंज करना है. मैं डिटेल से आपको ये पहले चीज़ें समझा देता हूँ. पार्ट ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज गिवन पॉजिटिव इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज एंड पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव. अब जो डायबिटीज एंड पॉजिटिव है तो सिंपल है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. बट डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, बिकॉज पॉजिटिव दो जगह पे आ रहा है. पॉजिटिव डायबिटीज के साथ भी आ रहा है और पॉजिटिव नॉन डायबिटीज के साथ भी आ रहा है. तो हमने इनको दोनों को इवेल्युएट करना है यहाँ पे. तो ओह वेट, मैं डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक. अगर नॉन डायबिटीज है तो उसका ऑब्वियसली पॉजिटिव आने के चांसेस कम है, और अगर उसके नेगेटिव आने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे. ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई.
ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, इसमें दो केसेस आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एन पी और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डी पी। तो डी एन पी हो जाएगा 0.02 टाइम्स 0.85 और एन डी पी 0.98 मल्टीप्लाई विद 0.15। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ये आ जाता है 0.164। सो यहाँ पे हमारे पास 0.164 और ओवरऑल आंसर इसका आ जाएगा 0.103। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज एंड नेगेटिव, given negative, probability of diabetes given negative. So probability of हो जाएगा d intersection n divided by probability of n। सबसे पहले probability of n देख लेते हैं। probability of negative में हमारे पास दो केसेस हैं, नेगेटिव के साथ नॉन डायबिटीज भी लिंक्ड है और नेगेटिव डायबिटीज भी लिंक्ड है। सो probability of negative is equal to हो जाएगा probability of negative dp plus probability of negative non dp, sorry। so ndp 0.02 टाइम 0.85 0.15 और दूसरा हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई विद 0.15। इसका आंसर हो जाता है 0.836। एंड देन हम इसमें जाके वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटरसेक्शन नेगेटिव। सो 0.02 मल्टीप्लाई विद 0.15 डिवाइडेड बाय 0.836। So ये 0.0400। Then probability of non-diabetes, C part, probability of non-diabetes given negative। सबसे पहले फॉर्मूला, probability of non-diabetes intersection negative divided by probability of negative। So probability of negative तो अभी हमने फाइंड कर लिया था न्यूमरेटर में, एन इंटरसेक्शन एन डी हमारे पास है 0.98 मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव 0.85 डिवाइडेड बाय, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव फाइंड किया 0.836 डिवाइडेड बाय 0.836, ये आंसर आ जाता है 0.996। डी पार्ट, probability of test positive diabetes, probability of positive given diabetes। So probability of positive intersection diabetes divided by probability of diabetes। अब हमें डिनोमिनेटर पहले कैलकुलेट करना होगा। सो डिनोमिनेटर हमारे पास सिंपल जो गिवन है डायबिटीज का वो हम यूज करेंगे। न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटरसेक्शन डायबिटीज, ये तो आई थिंक सिंपल कैंसिल हो जाता है। इसका न्यूमरेटर हमारे कैलकुलेट किया है 0.1017 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज 0.02 और इसका आंसर आ जाता है 0.85। इसकी आंसर वैसे वही आया जो पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी ऊपर गिवन है, वही आंसर आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी।
The results of a recent census on the number of children in families in Canada are summarized. If a Canadian family is selected at random, what is the probability that there are more than two children? There are more than two children. तो इसमें एक ही चांस है 17%. तो उसमें प्रोबेबिलिटी हमारे क्या आ जाएगी 0.17. 17% या 0.17. देयर आर मोर देन टू चिल्ड्रन. ये हमने इसको यूज कर लेना है. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.17. There are more than two children given that the family has at least one child. So probability of more than two children given that they have at least one child equal to होगा probability of more than two children intersection with at least one child divided by probability of at least one child. अच्छा अब इसमें वो जो किड्स वो चिल्ड्रन जो एटलीस्ट वन चाइल्ड और मोर देन टू चिल्ड्रन में कॉमन कौन से होंगे. फॉर इंस्टेंस अगर ये हम सेट बनाते हैं जिसमें फिर वो हैं जिनमें जिनका मोर देन टू चाइल्ड है. मोर देन टू. इसके आउटसाइड सेट होगा जिसमें हम कहेंगे एटलीस्ट वन चाइल्ड. जो एटलीस्ट वन चाइल्ड वाला सेट है वो बड़ा होगा और जो मोर देन टू चिल्ड्रन वाला सेट है वो छोटा होगा. क्योंकि फॉर इंस्टेंस एक सोसाइटी है उसके अंदर अगर हम पहले चेक करते हैं कि एटलीस्ट वन चाइल्ड कितने के पास है तो उसमें तो बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी. लेकिन अगर हम कहते हैं मोर देन टू चिल्ड्रन किनके पास है तो फिर हमारी जो जिन फैमिलीज के पास वन चाइल्ड होगा या टू चाइल्ड होगा वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगी. वो अगली कैटेगरी में आएंगी. तो अब अगर हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये छोटा सेट आ जाएगा. तो इंटरसेक्शन जो न्यूमरेटर है हमारा वो तो सिंपल हो जाएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन चाइल्ड और हम उसको उसी की प्रोबेबिलिटी यूज कर लेते हैं 0.17. डिनोमिनेटर में अब डिनोमिनेटर में देखें एटलीस्ट वन चाइल्ड में हमारे पास ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं. ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं. वन चाइल्ड होना चाहिए, टू चाइल्ड भी हो सकते हैं, थ्री और मोर भी हो सकते हैं. तो हम इन सबको प्लस करेंगे. सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.25 प्लस 0.18 प्लस 0.17. सो ये आ जाता है यहाँ पे प्लस और सॉरी एटलीस्ट वन चाइल्ड में हम ये कर सकते हैं सॉरी कि हम नो चाइल्ड को कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नो चाइल्ड आंसर तो सेम आना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नो चाइल्ड क्या हो जाएगा 0.4 गिवन है हमारे पास और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन चाइल्ड 1 माइनस 0.4 जो कि 0.6 आ जाता है. अगर इसको इधर से चेक करता हूँ इधर से एक सेकेंड 5 प्लस 2 प्लस 17 ये भी इधर से 0.6 भी आता है. सो डिवाइडेड बाई 0.6 जो मैं पहले काम कर रहा था वो भी सेम था उसमें भी सेम आंसर आ रहा था और ये इसका फाइनल आंसर 0.283 आ जाता है इज इक्वल टू 0.283. A recent health survey shows the participation of Canadian aged 18 and older in skating at 30%. Drawing diagram represents the probability of three randomly selected Canadians participating 0.3, not participating 0.7, second person participating 0.3, not participating 0.7. इसी तरह से आगे दो और ब्रांचेस हमें नजर आ. Achha. Estimate the probability that exactly two in a random sample of three Canadians participate in skating, given that at least one person is known to participate. इसमें मुझे ये लिखना पड़ेगा P non P P non P P non P P and non P. अच्छा अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
exactly two in a random sample of three, इसको हम two uh, participating, given that at least one person is known to participate. So equal to क्या हो जाएगा, probability of exactly two person intersection with at least one person divided by probability of at least one person. ये exactly ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले हम exact at least one person की बात कर लेते हैं, probability of at least one person। सो इसको हम कॉम्प्लीमेंट के थ्रू फाइंड करेंगे। सो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पर्सन पार्टिसिपेटिंग। तीनों में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो कौन सी लाइन है? वो ये लास्ट वाली लाइन है, नो पर्सन नो पर्सन नो पर्सन नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7, इसका आंसर 0.343। So probability of at least one is equal to हो जाएगा 1 minus 0.343, 0.657। अब दूसरी तरफ जो न्यूमरेटर में, ये अगेन वही ऊपर वाला केस है कि एग्जैक्टली टू पर्सन गिवन एटलीस्ट वन पर्सन। तो एग्जैक्टली टू पर्सन और एटलीस्ट वन पर्सन में कॉमन पोर्शन कौन सा है? एग्जैक्टली टू पर्सन, क्योंकि एटलीस्ट वन पर्सन में वो सारे आ जाते हैं जिनमें कहीं पे एक पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कहीं पे दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं पे तीन पार्टिसिपेट कर रहा है। बट एग्जैक्टली टू पर्सन में सिर्फ वो वाले आते हैं जो सिर्फ टू पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इधर से देखते हैं, जिसमें एग्जैक्टली टू पी आने चाहिए, टू पी टू पी टू पी और यस। सो हमारे पास तीन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू पी। सो वो इक्वल टू आ जाता है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.7 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.3 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3। अब ये देखें वही पैटर्न बन रहा है, पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग नॉट पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग। इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0.189। सो इज इक्वल टू 0.189 divided by 0.657। इसका फाइनल आंसर है 0.288। The digits are 1, 5 are written on a separate sheet of paper placed in the hat. The digit 2 is chosen and put back in the hat. The digit 4 is chosen। इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि हमने जो शीट है वो वापस रख दी है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट है the probability that a student completes her maths homework is 0.7. The probability that she completes her French homework is this. The events are independent. What is the probability of each of the following? अगर independent है तो simple हमने उनको multiply कर देना। Both assignment completed, so probability of both is equal to 0.2 multiply with 0.7 और ये हो जाता है 0.14। Neither assignment has been completed, तो neither ये ना कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3, और इसके कंप्लीट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई विद 0.3, so 0.24। द स्टूडेंट हैज एट लीस्ट वन असाइनमेंट कंप्लीटेड, तो नीदर वाले को हम वन में से माइनस कर लेंगे,
So probability of at least वन, तो वो इक्वल टू हो जाएगा 1 - 0.24। ये हो जाता है 0.7। The probability that Jason will be sick is this. So will be on holidays is this. Uh, but remember the probability that Jason will be sick on holidays are these dependent. Yes, these are dependent events. Uh, पहले किसको delete किया है? According to my understanding ये independent नहीं होगा, dependent होगा, और इसने independent deal किया इसको, और इसने आंसर भी नहीं किया वहां पे। हॉलीडे पे होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और नॉट हॉलीडे पे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.7। सिक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और नॉन सिक होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.8। हॉलीडे नॉन हॉलीडे पे जो सिक होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 और नॉन सिक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। हेल्दी सॉरी वाइल ऑन हॉलीडे, हॉलीडे पे है और सिक भी है, तो हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन हॉलीडे equal to the probability of s intersection h divided by probability of h। अब probability of h में हमें दोनों केसेस कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि h के साथ दो चीजें लिंक आ रही हैं। h इंटरसेक्शन s में हमारे पास सिर्फ 0.2 आ रहा है, तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.8। न्यूमरेटर में इसके साथ 0.3 भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो अल्टीमेटली आंसर तो इसको वही आ जाता है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 आ जाता है। मुझे उसी को फॉलो करना पड़ेगा। माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, बट मैं उसी को फॉलो करके इसको मैं फिर नेक्स्ट लेसन में आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा इसको एक बार देख के। In a bag there are 4 red and 5 white balls. In the second bag there are 5 green and 3 blue balls. One ball is drawn from each bag and flopper। ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना क्लियरली, क्योंकि दो डिफरेंट बैग्स हैं, कोई प्रोबेबिलिटी का आपस में लिंक ही नहीं होगा। तो एक रेड बॉल हमने पिक की, एक ग्रीन बॉल हमने पिक की है, रेड यहाँ से पिक की है, ग्रीन यहाँ से पिक की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से रेड पिक करने की प्रोबेबिलिटी 4/9 और यहाँ से ग्रीन पिक करने की प्रोबेबिलिटी 5/8, तो ये हो जाता है 5/18। Long rolling can be considered a dominant characteristic based on parents' genes. The probability that any of the children will be 3/4 stated odds against a child being able to। So 3/4 अगर probability है तो उसमें obviously
अगेंस्ट जो होंगे, अगर इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 3:1 इन फेवर हो जाएगा और 1:3 अगेंस्ट हो जाएगा. If these parents have two children, it is probably that both children will be able to roll their tongue or both will not be able to roll their tongue. Probability of both yes or no to equal to the probability of both plus probability of not both. Both 1/4 multiplied by 1/4 and not taking, oh sorry, इसकी होगी 3/4 multiply by 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 multiply by 1/4. तो 9/16 plus 1/16 10/16. Mr. Raymond has a bag of dedicated Skittles. He reaches and randomly selects two candies, one after the other without replacement. Without replacement है तो obviously probabilities में फर्क होगा dependent event से. तो जो the following could be used to determine the probability the two candies. देखें टोटल हमारे पास 14 कैंडीज हैं, उसने एक कैंडी पहले सिलेक्ट की, तो सॉरी स्किटल्स उसने सिलेक्ट की. स्किटल आने की probability क्या होगी, तो 8/14 और सेकंड वाले की चांस हो गए 7/13. तो ये ऑप्शन है. Based on previous performance, the probability of notice the overall team winning game is 4/5. Determine the probability that this team will win their next three games. तो एक गेम विन करने की 4/5 है, नेक्स्ट गेम विन करने की 4/5, नेक्स्ट गेम विन करने की 4/5. तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 64/125. State the odds against team winning the against odds. तो probability अगर ये है तो ये हो जाएगा in favor कितना हो जाएगा 4/1, तो against कितना हो जाएगा 1/4. Probability that team will either win their next two games or lose their next two games. So probability of win-win plus probability of lose-lose. So probability of win-win. Win-win हो जाएगा 4/5 multiply by 4/5 plus 1/5 multiply with 1/5. 16/25 plus 1/25. 17/25. यहाँ पे हमें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं या नहीं. तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये आंसर आता है या नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.2. तो ये आ जाता है 0.12. इट इज नॉट इक्वल टू दिस वन. सो दीज आर डिपेंडेंट यूनिट्स. डिटरमिन शुड बी फॉर्मर फॉर नंबर 11. अगर इंडिपेंडेंट हो तो क्या होना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड बी इक्वल टू 0.8 होना चाहिए, क्योंकि using the Italian deck of cards, the probability of drawing a face card given that a 6 was already drawn is this. Probability of drawing a 6 and a face card is this. Determine the probability of drawing a 6. Okay. So probability of 6 is equal to 12/39. No, sorry. मैंने क्या given है? Probability of probability probability of face given 6 is equal to है 12/39 और probability of face intersection 6 is 48/1560 और हमने फाइंड करनी है probability of 6. तो गिवन probability का फॉर्मूला यूज करेंगे. probability of face given 6 is equal to probability of face intersection 6 divided by probability of 6. तो लेफ्ट साइड पे हमें ये गिवन है, हम इसको
उधर जाके डिवाइड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन 6 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन 6। तो ये हो जाएगा 48 divided by 1560 divided by 12 over 31। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। 1/10। So probability of 6 is equal to 1/10. The probability of student eating breakfast is this. Probability he eats lunch is 0.4. Given that these are independent units, determine the probability that he eats both lunch and breakfast. BL is equal to 0.2 multiplied with 0.4, तो ये 0.08 आ जाता है। He only eats lunch। तो ये हो जाएगा probability of not breakfast, only lunch। तो ये हो जाएगा not breakfast हो जाएगा 0.8 multiply with 0.4, तो ये 0.32। He has at least one meal। तो पहले हम कर लेते हैं not breakfast, not lunch, वो हो जाएगा 0.8 multiply with 0.6, 0.48, और probability of at least 1, तो वो हो जाएगा 1 minus 0.48, 0.52। लास्ट वाला 0.52, 0.32, 0.08, 1/10। Yes,